हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं। नया इन द सेंस के हम लोग अब आज कूलम्स लॉ को एक नए तरीके से हम लोग सीखने जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें बेसिक हमने क्या पढ़ा था कि भाई दो चार्जेस के बीच का फोर्स या फिर दो से ज्यादा चार्जेस के बीच का फोर्स या फिर एक या एक से ज्यादा चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यही कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। अब हम लोग बेसिकली फिर हमने क्या किया, फिर हमने देखा कि यार अभी तक तो हम लोग एक डिस्क्रीट नंबर ऑफ चार्जेस यानी फाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस के ऊपर हम लोग उसको यूज करके उस सिस्टम का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते थे। लेकिन हमने कभी ये जिक्र नहीं किया कि ये तो बात रही फाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, लेकिन अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हो जाए, इतने नंबर ऑफ चार्जेस हो जाए जिन्हें गिनना मुश्किल हो, तो फिर उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वहां पर हमने अभी दो टॉपिक्स किए थे, एक रिंग की वजह से और एक डिस्क की वजह से, जहां पर क्या सिचुएशन हमें देखने को मिला था। लेकिन वो सिचुएशन जो है हमारा बहुत कैलकुलेटिव था, उसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते थे, बहुत लंबे लंबे डेरिवेशंस थे, तब जाकर हम लोग कैलकुलस का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, है ना बच्चों। लेकिन अब हम एक नए अप्रोच के साथ, अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस का कोई कंट्रीब्यूशन है, कोई ऐसा सिस्टम हमें दिख रहा है, उसकी वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इतने मुश्किल चीज को यानी इतने कैलकुलेटिव चीज को अब हम बहुत ही छोटे से पार्ट में से कन्वर्ट करने जा रहे हैं। यानी हम लोग अब कूलम्स लॉ को एक नए नजरिए से देखने जा रहे हैं। तो उस नए नजरिए का नाम है गॉसेस लॉ। ठीक है, गॉस वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने कूलम्स लॉ का एक ऑल्टरनेटिव हमें दिया। वो ऑल्टरनेटिव हमें कितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हों, उन सारे चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो उसको समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा टर्म है, बहुत छोटा सा टर्म है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म को हम लोग पहले समझते हैं, फिर हम लोग गॉसेस लॉ पे जाएंगे। ठीक है बच्चों, लेट अस स्टार्ट दिस। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स? कभी सुना है टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स? देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली एक मेजरमेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले एक चीज और समझ लीजिए। सपोज करें कि जैसे मेरे पास एक टर्म हम लोग यूज करेंगे नॉर्मल। एक टर्म हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे, कई जगह हम लोग यूज करेंगे नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब फिजिक्स में होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। कोई भी एक सरफेस है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, इस व्हाइट बोर्ड के सरफेस को देखिए। व्हाइट बोर्ड एक सरफेस है, ठीक है, टू डायमेंशनल सरफेस है। इस सरफेस का अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है इसका जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक पॉइंट आप शो करेंगे, लाइन आप शो करेंगे, आप बोलेंगे ये इसका परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में है, यानी अभी फिलहाल ये परपेंडिकुलर आपकी तरफ है, तो ये परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से सपोज कीजिए कि आप एक स्फेयर बनाते हैं, या सपोज कीजिए कि आप एक सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल मैंने बना दिया। अब इस सर्कल का परपेंडिकुलर अगर पूछा जाए तो, मतलब नॉर्मल पूछा जाए तो देखिए सर्कल का जो सेंटर है, उस सेंटर से उसके रेडियस के अलोंग जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन उसका नॉर्मल होगा। क्यों? आपने पढ़ा है 10th क्लास में, आपने पढ़ा है कि सर्कल जो है, उस सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर हम एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये टैंजेंट जो है, ये उस पॉइंट पर सर्कल के सरफेस के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। यानी इस सर्कल का जो सरफेस है यहां पर, वो टैंजेंट के अलोंग, तो इस टैंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा वही तो इसका नॉर्मल होगा ना। और आपने 10th में थ्योरम में पढ़ा था कि टैंजेंट और रेडियस ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये नॉर्मल का टर्म मेरे हिसाब से आप समझ रहे हैं। कोई भी आपको सरफेस दिया गया है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं।
वो परपेंडिकुलर आपका बाहर की तरफ भी हो सकता है और वो परपेंडिकुलर आपका अंदर की तरफ भी हो सकता है। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली एक मेजरमेंट है जो कि हमें बताता है कि किसी भी एक सरफेस के थ्रू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें एक मेजरमेंट बताता है। किस चीज का मेजरमेंट? कि कोई भी एक सरफेस अगर आपको दिया हुआ है और सपोज करो कि उस सरफेस के पास हम एक चार्ज को रख देते हैं, तो जाहिर सी बात है उस चार्ज के थ्रू बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और उनमें से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस के थ्रू आर पार होनी चाहिए। ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं कि उस सरफेस के थ्रू कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसके यानी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास कर रहे हैं। किसी भी एक सरफेस के थ्रू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस के परपेंडिकुलर पास कर रहे हैं, इसका जो मेजरमेंट है इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं इट इज डिफाइंड एज the number of it is defined as the measurement of total number of electric field lines passing measurement of total number of electric field line passing normally मतलब नॉर्मल डायरेक्शन को नॉर्मली कहते हैं, passing normally through any surface through any given surface। ठीक है बच्चों, through any given surface। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं एज द मेजरमेंट। किस चीज का मेजरमेंट? कि भाई किसी भी एक गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास कर रहे हैं। तो सपोज करो कि ये हमारा एक सरफेस है, सपोज करो कि ये हमारा एक सरफेस, क्लियर है? सपोज करो कि ये हमारा एक सरफेस है और इस सरफेस, ये जो सरफेस है वो सरफेस हमारा कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आपकी इस डायरेक्शन में, सपोज करो कि ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है और इसका जो नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में। उस नॉर्मल को मैं, सरफेस का जो नॉर्मल है वो, सरफेस का जो एरिया है वो s है और नॉर्मल का डायरेक्शन है, यानी कि उस सरफेस का जो भी एक सरफेस दिया हुआ है उसका एरिया आप निकालेंगे, उस एरिया के डायरेक्शन की हम बात करें। जैसे ये मेरा व्हाइट बोर्ड है ना, इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके निकाल लेंगे, उस एरिया की जो डायरेक्शन है वो आपकी तरफ है। क्लियर है बात? तो उसी तरीके से सपोज करो कि ये हमारे पास एक सरफेस है, लेट अस नेम दिस सरफेस एज ABCD, और इस सरफेस के थ्रू जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस डायरेक्शन में पास कर रही है और इस सरफेस का जो एरिया है, इस एरिया की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया है इसके बीच में एंगल सपोज कर लो कि हमारा थीटा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या होगा यहां पर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल फाई। ठीक है, फाई हमारा सिंबल है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा होगा इक्वल्स टू, देखिए एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, लेकिन मैंने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग नॉर्मली, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कंपोनेंट लेंगे इस एरिया के अलोंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एरिया के अलोंग कितना हो जाएगा? E cos थीटा, है ना, ये थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, E का प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा? E cos थीटा, ये आपने क्लास 11th में सीखा था, मल्टीप्लाइड बाय ये एरिया। देखिए समझिए इस बात को कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है E इंटू S इंटू कॉस थीटा, जिसे हम लोग E डॉट S सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं इस एरिया के थ्रू, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में।
तो अगर सपोज करो कि एक चार्ज, बड़ा चार्ज है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतने ही क्लोज होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइन यहां से पास करना चाहिए। दैट मींस कि जो फ्लक्स हमारा है वो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू पास करेंगे। जितने ज्यादा फील्ड लाइंस, जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, उतने ज्यादा फील्ड लाइंस, उतना ही ज्यादा फ्लक्स। दूसरी बात, ये जो फ्लक्स आपका है ये इसके सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतने ही ज्यादा नंबर, उतने ज्यादा बड़े रीजन में वो फैला हुआ है, उतने ही ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगे। तो इसलिए इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए E.S हो गया। अब एक चीज समझिएगा, आपने क्लास 11th में पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट के बारे में। आपने देखा था कि अगर दो वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तब वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है। तो इसीलिए जो फ्लक्स हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट क्या है? ठीक है, इसकी जो यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। दैट मींस इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है बात? दिस इज ऑल व्हाट यू नीड टू नो अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूज करके हम लोग गॉसेस लॉ को प्रूव करेंगे। इसे नोट कर लीजिए पहले। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग जानना चाहते हैं गॉसेस लॉ कैसे डिराइव करें। गॉसेस लॉ, Gauss was name of a scientist. He was very genius, a very genius mathematician and a very genius physicist. ठीक है, तो गॉसेस लॉ हम लोग फाइंड आउट करते हैं। गॉस ने इसी फ्लक्स के टर्म को इंट्रोड्यूस करके, जो गॉस थे उन्होंने इस फ्लक्स के टर्म को इंट्रोड्यूस करके और वहां से उन्होंने अपना लॉ दिया। और ये जो लॉ है ये बेसिकली आपको बताता है कि अगर आपके पास कितने भी नंबर ऑफ चार्जेस को हम लोग यूज करेंगे, जब एप्लीकेशन देखेंगे जब हम गॉसेस लॉ का, वहां पर आपको मैं ये चीज प्रूव करूंगा। गॉस का जो लॉ है वो बेसिकली कहता है कि भाई आपको किसी एक डिस्क्रीट नंबर ऑफ चार्जेस की जरूरत नहीं, कितने भी चार्जेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर दूंगा। ये गॉसेस लॉ का कहना है। ठीक है बच्चों, तो जरा समझते हैं गॉस ने क्या कहा। गॉस ने आगे कंसीडर करो कि हमारे पास एक स्फीयर है। कंसीडर करो कि हमारे पास एक स्फीयर है, ये स्फीयर का सेंटर है और कैपिटल आर जो है वो स्फीयर का रेडियस है। ऑलराइट, हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है, यानी कि एक क्लोज सरफेस है। इंपॉर्टेंट है, गॉसेस लॉ जो है इसको प्रूफ करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्लोज्ड सरफेस लेना होगा। ओपन सरफेस लेने से बात नहीं बनेगी, क्लोज्ड सरफेस लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्फीयर एक क्लोज सरफेस है। तो गॉस ने कंसीडर करो कि हमारे पास एक स्फीयर है, एक क्लोज्ड सरफेस स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और उसका सेंटर ओ है। और इस सेंटर पे, ये जो सेंटर ओ है, इस सेंटर पर उन्होंने स्मॉल क्यू चार्ज को लाकर प्लेस कर दिया। ठीक है, और अब हम लोग बेसिकली जानना चाहते हैं, भाई हमने पढ़ा है कि जब किसी भी एक सरफेस, क्लोज सरफेस के अंदर अगर आप एक चार्ज को रखेंगे, कहीं भी एक चार्ज को रखेंगे, तो जाहिर सी बात है इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होनी चाहिए। तो इस पूरे क्लोज सरफेस के थ्रू इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस स्फीयर, नॉर्मली टू दिस स्फीयर। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली अगर आप अलग शब्दों में कहें तो यानी कि हम लोग बेसिकली क्या निकालना चाहते हैं, हम लोग निकालना चाहते हैं कि इस चार्ज की वजह से इस स्फीयर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। ऑलराइट, तो इसके लिए सपोज करो कि पहले हम कंसीडर कर रहे हैं एक छोटा सा सरफेस। ठीक है, इस सरफेस के ऊपर एक छोटा सा हमने सरफेस ले रखा है ds। अब मुझे बताइए ये जो ds सरफेस है, यानी इस स्फीयर का ये सिर्फ छोटा सा हिस्सा है, इस हिस्से को अगर आप देखेंगे तो इस पर डायरेक्शन क्या होना चाहिए, नॉर्मल क्या होना चाहिए। जाहिर सी बात है इस सरफेस पर जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे यही ds का डायरेक्शन होना चाहिए ना। और ये जो एंड्स हैं इसको मैं ज्वाइन कर दे रहा हूं इससे।
क्लियर है बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पर समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इसी तरीके से, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए रेडियली आउटवर्ड होनी चाहिए, है ना। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही इस ds का डायरेक्शन है। तो अगर सपोज करो मुझे तो पूरे सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, अगर मैं इस छोटे से ds सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेता हूं और उसके बाद फिर इस तरीके से बहुत सारे ds अलग अलग ds एरिया का सरफेस लूं और हर एक ds सरफेस के थ्रू अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लूं और सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या निकल कर आ जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये जो सरफेस है इसका सरफेस एरिया है 4 पाई r स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया था ना 4 पाई r स्क्वायर, और ये ds सरफेस बहुत छोटा है। तो चूंकि ds सरफेस बहुत छोटा है तो आपको इस पूरे स्फीयर पे बहुत सारे ds बनाने पड़ेंगे और हर एक ds के थ्रू आपको फ्लक्स निकालना पड़ेगा और बहुत सारे फ्लक्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही हेक्टिक काम हो जाएगा। तो इससे बढ़िया मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरे जितना भी सरफेस पे सारे ds करने की जगह अगर मैं एक ds के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लूं और उसके बाद फिर उन सारे ds जो मुझे करना था, अगर मैं उन सारे ds को ऐड करने की जगह एक सरफेस के थ्रू जो हमें ds के थ्रू फ्लक्स मिला है उसे अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं पूरे सरफेस पे तो टोटल फ्लक्स हमारा निकल कर आ जाएगा। तो लेट अस कंसीडर, ठीक है, लेट अस कंसीडर अ स्फीयर। नोट कर लेंगे आप इसे पॉज करने के बाद। लेट अस कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R at center of which small q charge is placed। ठीक है बच्चों, इसके सेंटर पे हमने क्या प्लेस कर रखा है? एक स्मॉल q चार्ज प्लेस कर रखा है। ठीक है, at center of which small q charge is placed। ठीक है, कंसीडर a small surface area। क्या है वो सरफेस एरिया? ds। ठीक है, नाउ कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू ds। पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इस ds के थ्रू फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो जो ds के थ्रू फ्लक्स हमारा है, फ्लक्स थ्रू ds, ये ds के थ्रू जो फ्लक्स है उसे हम लोग d फाई सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये हमारा क्या होना चाहिए? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू जो सरफेस एरिया है मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। लेकिन यहां पर देखिए, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds हैव सेम डायरेक्शन, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए जो इनके बीच का एंगल, ठीक है, देयरफॉर जो इनके बीच का एंगल है थीटा, वो हमारा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री होना चाहिए ना। तो अगर मैं cos 0 पुट करूं तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 1। तो इसलिए cos थीटा की जगह तो हमारा 1 आ जाएगा। तो इसलिए जो हमारा फ्लक्स है d फाई, ये हमारा होना चाहिए इक्वल्स टू E इंटू ds। क्लियर है बात? ये फ्लक्स हमारा कितना होना चाहिए? E इंटू ds। अब मुझे ये बताइए आप कि मुझे ये जो स्मॉल q चार्ज मैंने सेंटर पे प्लेस कर रखा है, इसकी वजह से अगर मुझे कैपिटल R डिस्टेंस की दूरी पर, कैपिटल R डिस्टेंस की दूरी पर ही तो सरफेस प्रेजेंट है ना, तो कैपिटल R डिस्टेंस की दूरी पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए तो मुझे बताइए स्मॉल q चार्ज से कैपिटल R डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होना चाहिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, यही होना चाहिए ना, मल्टीप्लाइड बाय ds। ये मेरा फ्लक्स निकल कर आ गया सिर्फ ये छोटे से ds सरफेस के थ्रू। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को इंटीग्रेट कर दूं पूरे सरफेस पे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा निकल कर आ जाएगा। तो यही मैं कह रहा हूं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बच्चों? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स will be obtained
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे ऑब्टेन करेंगे हम लोग, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग द एंटायर सरफेस ऑफ स्फीयर। जो पूरा का पूरा स्फीयर है उसके एंटायर सरफेस को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल कर आ जाएगा, जिसे मैं फाई सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये फाई हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी फाई, और ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू डी फाई की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ds। और इसको देखिए इंटीग्रल के ऊपर ऐसे जो मैंने सर्कल बनाया है ना, ये सर्कल बताता है कि हम पूरे सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब जरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर, ये सब तो कांस्टेंट है, इसे हमने बाहर ले लिया, तो इंटीग्रल में हमारा क्या बचा ds। और इस पूरे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, q जो यहाँ पर चार्ज है वो कांस्टेंट है, r इसका रेडियस है कांस्टेंट है। तो यानी कि हम जो इस सरफेस का ds ठीक है, इसी को हमें पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करना है, और ds क्या है, सरफेस एरिया। तो पूरे सरफेस पर अगर हम ds को इंटीग्रेट करेंगे यानी इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हमारा निकल कर आएगा, और टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रल ऑफ ds की जगह 4 पाई, टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, पाई से 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से, ये स्मॉल आर नहीं है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा बचता क्या है, जो हमारा फ्लक्स निकल कर आया फाइनली, वो फ्लक्स हमारा आ रहा है, देखिए ऊपर एक क्यू बचा और नीचे हमारा बचता है एप्सिलॉन नॉट। सो देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैक्सिमम हम लोग इस फॉर्मूले से देखेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी हमने गॉसेस लॉ में जो हमने फॉर्मूला फाइंड किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला था ना, यही हमारा गॉसेस लॉ है। अच्छा अब समझिए इस बात को, इस गॉसेस लॉ को आप समझें, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो गॉसेस लॉ है, इस गॉसेस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप नोट करते चले। देखिए पढ़ने का यही तरीका होता है बच्चों कि आप हर एक चीज को, छोटे से छोटी चीजों को ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस देकर पढ़े। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमारा क्या आता है, इसको जरा समझते हैं। गॉसेस लॉ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गॉसेस लॉ जो है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब चार्जेस हमारे क्लोज्ड सरफेस के अंदर, ठीक है। सो इट इज वैलिड ओनली फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। एक क्लोज्ड सरफेस के लिए ये चार्जेस जो है वैलिड होते हैं, और ये जो क्लोज्ड सरफेस है इसे हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गॉसियन सरफेस। तो ये जो क्लोज्ड सरफेस है हमारा, दिस क्लोज्ड सरफेस इज नोन एज, दिस क्लोज्ड सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं, इस क्लोज सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। दूसरी बात कि जो इस इक्वेशन में जो हमारा Q नजर आ रहा है, Q जो हमारा है, Q हियर स्टैंड्स फॉर ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड। यहां पर जो चार्ज Q हमारा है इस फॉर्मूले में, ये Q क्या बता रहा है, उस क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस हैं उन सारे चार्जेस का सम। तो Q here stands for the sum of all charges present inside the closed surface। ठीक है। और तीसरी बात कि it does not matter
whether charge is positive or negative। अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी सपोज करिए कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है। ठीक है, इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज हमारे पास है Q1, ये Q2, ये -Q3, एक चार्ज यहां पर है Q4, एक चार्ज यहां पर है Q5 और एक यहां पर है Q6। तो इस इक्वेशन में जो Q हमारा है वो क्या हो जाएगा, Q हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q6। यानी वो चार्जेस जो अंदर प्रेजेंट है उन चार्जेस को ही हम यहां पर कंसीडर करेंगे और साइन के साथ कंसीडर करेंगे। जो पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव यानी स्केलर क्वांटिटीज को जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे वैसे ही इनको करेंगे। Q4 और Q5 जो कि बाहर लाई करता है इसलिए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट देखिए। सॉरी मैंने 4 पॉइंट कहा लेकिन एक आधा पॉइंट और मेरे दिमाग में आ गया, इसलिए आप समझ लीजिए इसको। फिफ्थ पॉइंट ये है कि हमने अपने स्टडी में एक स्फेरिकल सरफेस लिया था, लेकिन क्या ये गॉसेस लॉ सिर्फ स्फेरिकल सरफेस के लिए वैलिड है? नहीं, किसी भी तरीके का क्लोज सरफेस हो उसके लिए हमारा गॉसेस लॉ जो है वो वैलिड है। तो आप कहें कि गॉसेस लॉ इज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस, किसी भी तरीके के क्लोज सरफेस के लिए गॉसेस लॉ जो है हमारा वो वैलिड होता है। क्लियर है बात? तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग अब गॉसेस लॉ पे कुछ 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने अभी देखा, मेरे को नजर पड़ा, तो ये मैं क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिलेंडर है, उसे हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रखा है। अ सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, E, with its axis parallel to field, with its axis parallel to field, ठीक है। So that total electric field, electric flux through it is 0, ठीक है। तो कह रहा है कि एक सिलेंडर हमारे पास है कुछ इस तरीके से। एक सिलेंडर हमारे पास है, ठीक है, और इस सिलेंडर को हमने कहां रखा है? इस सिलेंडर को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रखा है। सपोज कीजिए कि ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में हमने इस सिलेंडर को प्लेस कर रखा है, और किस तरीके से प्लेस किया ये भी बताया हुआ है। बताया है कि इस सिलेंडर को हमने कुछ इस तरीके से प्लेस कर रखा है कि इस सिलेंडर का जो एक्सिस है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो आपको ये शो करना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सिलेंडर के थ्रू है वो हमारा 0 है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी बाहर के चार्ज की वजह से है, यानी इस सिलेंडर के अंदर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि भाई चार्ज उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले फॉर्मूले में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था phi = q/ε0। तो अब समझिए इस बात को कि अगर सपोज करें, अगर हमारा Q यानी जो चार्जेस इसके अंदर प्रेजेंट है अगर वो 0 है, इसके अंदर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में जो हमारा फ्लक्स है दैट फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। ऑब्वियसली यहां 0 आ जाएगा तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाना चाहिए। तो अब हमें इसे प्रूव करना है।
तो प्रूव करने के लिए इस सिलेंडर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं। ये जो आप सर्कुलर बेस देख रहे हैं ना, इसे मैं सरफेस 1 और सरफेस 2 कह दे रहा हूं, और ये जो कर्व पार्ट आपको नजर आ रहा है इसे हम लोग सरफेस 3 कह दे रहे हैं। ठीक है, तो सरफेस 1 की अगर हम बात करें, सरफेस 1 की अगर हम लोग बात करें, तो सरफेस 1 के थ्रू जो हमारा फ्लक्स है, उस फ्लक्स को मैं φ1 कह रहा हूं। अब बताइए जरा, उस फ्लक्स सरफेस 1 के थ्रू फ्लक्स हमारा क्या होना चाहिए? तो देखिए सरफेस 1 को अगर मैं ड्रॉ करूं, मतलब अगर यहां पर देखें तो इस सरफेस का जो सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन है वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा बच्चों या नहीं होगा? अगर ये सिलेंडर है मेरा, तो इस सिलेंडर का ये वाला जो पोर्शन, ये जो सर्कुलर बेस है, इसका डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में इसका सरफेस है S, ठीक है, ये S की डायरेक्शन इस तरफ है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हुआ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि हमारा E इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है, वो यहां पर हमारा होना चाहिए E इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री। और आप सब जानते हैं cos 180 की वैल्यू -1 होती है, इसीलिए जो हमारा फ्लक्स φ1 है वो हमारा हो जाएगा -E इंटू एस। ठीक है, अब इसी तरीके से सरफेस 2 के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। सरफेस 2 के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ2, ये हमारा हो जाएगा E इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस डायरेक्शन में है, और ये जो सरफेस है इसका सरफेस एरिया भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। सेम सरफेस एरिया होगा ना भाई, सिलेंडर के दोनों एंड्स जो उनका सरफेस एरिया सेम होता है, तो इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और सरफेस एरिया के डायरेक्शन भी सेम है, यानी कि ये आपका यहां पर cos 0 डिग्री आ जाएगा। और जो cos 0 डिग्री है वो हमारा +1 होता है, इसलिए हमारा E इंटू एस हो जाएगा। क्लियर है? और अब हम लोग देखते हैं जरा सरफेस 3। कौन सा सरफेस हम लोग देख रहे हैं? सरफेस 3। सरफेस 3 की अगर हम बात करें, तो जो कर्व पोर्शन है, जो कर्व वाला पोर्शन है, उसका जो सरफेस की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, यानी रेडियली आउटवर्ड इस तरीके से, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इस डायरेक्शन में, इसके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो इसलिए फ्लक्स φ3 जो कि आपका E इंटू एस इंटू कॉस थीटा होगा, यहां पर थीटा 90 डिग्री है, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स जो हमारा है वो 0 निकल कर आ जाएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब टोटल फ्लक्स की अगर हम बात करें, क्या भैया हमारा टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स फाई जो है ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो φ1 की वैल्यू कितनी है? -es, φ2 की वैल्यू कितनी है? +es, और φ3 की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये दोनों कट जाएंगे और हमारा टोटल फ्लक्स जो है वो 0 के बराबर आएगा। तो एक जो 6th पॉइंट है, उस गॉसेस लॉ वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उसका जो 6th पॉइंट है वो ये हो जाएगा कि टोटल फ्लक्स through a closed surface will be 0। कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए if there is no charge, present inside a closed surface। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है? ये क्वेश्चन भी बड़ा बढ़िया है और बहुत आसान है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, उसके बाद मेरा चेक करिएगा। कह रहे हैं कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, calculate electric flux through each of 6 phases, calculate electric flux through each of 6 phases
ऑफ क्यूब, ठीक है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ 6 फेसेस ऑफ क्यूब ऑफ लेंथ l। जाहिर सी बात है क्यूब एक क्लोज सरफेस होता है ना, तो क्यूब के जो साइड्स हैं उसका लेंथ आपको दे रखा है l, ठीक है। इफ चार्ज q इज प्लेस्ड, इफ चार्ज q इज प्लेस्ड, if charge small q is placed, कहां पर प्लेस्ड होना चाहिए? पहला है at its center, at its center, और दूसरा है at one of its vertices, at one of its vertices, ठीक है। तो बच्चों आपकी ड्यूटी है, अब आप इसको पॉज कीजिए इस लेक्चर को, और पॉज करके आप खुद से इसको सॉल्व कीजिए ईमानदारी से। कर लिया बच्चों? चलिए तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं फटाफट से, और आप मैच कीजिएगा कि आपका सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस है या बिल्कुल सेम, ठीक है। तो कह रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ 6 फेसेस ऑफ क्यूब, यानी एक क्यूब आप पहले बनाइए, ठीक है। एक क्यूब इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, ये हमारा एक क्यूब है, और इस क्यूब के 6 फेसेस हैं। फेस नंबर 1, 2, इधर वाला फेस है फेस नंबर 3, ये सामने वाला फेस जो है फेस नंबर 4 हो गया, नीचे वाला हो गया फेस नंबर 5, ठीक है, पीछे वाला हो गया फेस नंबर 6, ठीक है। तो ये 6 फेसेस हैं क्यूब के, ऑलराइट। और इन 6 के 6 फेसेस को हम लोग जरा देखते हैं। अब मुझे बताइए, अगर मैं सबसे पहले तो सेंटर की बात करता हूं, पहला पार्ट, क्यू चार्ज को हमने प्लेस कर रखा है एट इट्स सेंटर, ठीक है। क्यू चार्ज को हम कहां प्लेस कर रहे हैं? उसके सेंटर पे प्लेस कर रहे हैं। तो अगर सेंटर पे हम लोग प्लेस करते हैं तो टोटल क्यूब के थ्रू टोटल क्यूब, पूरे क्यूब के थ्रू अगर हम बात करें तो फ्लक्स हमारा क्या होना चाहिए? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, भाई सेंटर पे है, पूरे फ्लक्स पूरे क्यूब के थ्रू अगर देखें तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब समझिए इस बात को कि यहां पर आपसे कह रहा है कि थ्रू ईच ऑफ 6 फेसेस, यानी हर एक फेस के थ्रू कितना होना चाहिए? तो 6 फेसेस को इकट्ठा मिलाकर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो हर एक फेस के थ्रू कितना होना चाहिए? इसका 1/6, तो थ्रू वन ऑफ इट्स फेस, थ्रू वन ऑफ इट्स फेस, इसके एक फेस के थ्रू अगर हम देखें तब जो हमारा फ्लक्स है वो हमारा होना चाहिए 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फ्लक्स होना चाहिए ना। तो किसी एक फेस के थ्रू हमारा फ्लक्स जो है निकलकर आ गया। ध्यान से देखिएगा, हमने पहले सारे के सारे 6 फेसेस के थ्रू फ्लक्स निकाला तो वो हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, लेकिन हमसे कह रहा है कि हर एक फेस के थ्रू अलग अलग बताओ कितना है। तो भाई जब 6 फेसेस के थ्रू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है तो एक फेस के थ्रू कितना हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट को 6 हिस्सों में डिवाइड कर दो, यानी 1/6 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारा हो गया क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। चलिए ये तो रही बात एक फेस के थ्रू। अब जब सेंटर के थ्रू था तब, अब अगर हम चार्ज को इसके वर्टेक्स पे प्लेस कर रहे हैं, यानी समझिएगा चार्ज को हमने इसके एक वर्टेक्स पे प्लेस किया, ठीक है। तो क्या ये अगर वर्टेक्स पे आप चार्ज को रखोगे और आप अगर चार्ज पे बैठ जाओ तो क्या ये क्यूब के लिए ये चार्ज क्या क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है ना, तो गड़बड़। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले तो एक ऐसा गॉसियन सरफेस, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाना है जो कि इस चार्ज को पूरे तरीके से इंक्लूड कर ले। अच्छा देखिए, समझिए इस बात को कि ये जो सरफेस है, ठीक है, इसके वर्टेक्स पे यहां पर चार्ज है। अगर मैं इसके ठीक सामने एक और क्यूब लाकर रख दूं तो भी ये नहीं ढकेगा ना, ठीक है। इसके पीछे भी 2 क्यूब अगर सटाकर रख दूं तो भी नहीं ढकेगा, ठीक है। यानी एक क्यूब है इसके वर्टेक्स पे है, इसके सामने रखा, अभी भी देखिए ये ऊपर की तरफ है, 2 इधर लाकर प्लेस करें तो भी ऊपर की तरफ है, और 1 2 3 4 ऊपर अगर रख देंगे, यानी 8 क्यूब अगर रखेंगे तब जाकर ये पूरा का पूरा उसके अंदर होगा। सो for q to be inside
वी विल रिक्वायर 8 क्यूब्स। 8 क्यूब की जरूरत पड़ेगी आपको। तो इमेजिन कीजिए, आप एक क्यूब लीजिए और उसके एक वर्टेक्स पे एक पॉइंट को मार्क कर दीजिए, ठीक है, जमीन पे पड़ा हुआ क्यूब। अब फिर उस क्यूब के सामने और दो बगल में क्यूब रख दीजिए। अभी भी ऊपर से देखिएगा तो वो वर्टेक्स आपको नजर आएगा, तो ऊपर भी उसके 4 क्यूब रखना पड़ेगा। 8 क्यूब टोटल रख देंगे, वो आपको फिर नजर आना बंद हो जाएगा। तो 8 क्यूब रखने की जरूरत है। तो बच्चों अगर 8 क्यूब है तब जाकर वो अंदर है, तो 8 क्यूब के थ्रू अगर हम बात करें तब जो हमारा फ्लक्स फाई है वो है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब के थ्रू कितना, अगर 8 क्यूब के थ्रू ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट है तो 1 क्यूब के थ्रू कितना होना चाहिए भाई? 8 क्यूब के थ्रू Q बाई एप्सिलॉन, तो 1 क्यूब के थ्रू उसका 8वां हिस्सा यानी Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ये तो जो क्यूब हमने कंसीडर किया उसके थ्रू टोटल फ्लक्स है। हमसे तो कह रहा है हर एक फेस के थ्रू निकालने को। तो अगर हर एक फेस की बात करेंगे तो आप नोटिस कीजिए, इस वर्टेक्स से लगे हुए 3 फेसेस, एक तो ये वाला फेस, ठीक है, एक ये वाला फेस, ऊपर वाला फेस, और एक ये जो पीछे जो फेस नजर आ रहा है, ये तीनों फेस जो है इसके थ्रू कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, ठीक है। यानी बाकी सिर्फ 3 ही फेस हैं। एक फेस ये सबसे इधर वाला, ठीक है, एक नीचे वाला और एक पीछे वाला। यही 3 फेसेस जो हैं ऐसे होंगे जिसके थ्रू फ्लक्स पास करेगा। यानी कि थ्रू ईच फेस हमारा हो जाएगा। अब Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट हमारा टोटल फेसेस के थ्रू पास कर रहा है, और चूंकि 3 ही फेस के थ्रू, 3 फेस को मिलाकर इतना है, तो एक फेस के थ्रू कितना हो जाएगा फ्लक्स? 1/3 इसका 1/3 इंटू Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। यानी अब जो फ्लक्स है वो हमारा हो जाएगा Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सपोज करो कि आपसे कह दे कि इस किसी भी एक फेस के सेंटर पे, सपोज करो ये एक फेस है ना, इसके सेंटर पे चार्ज को रख दिया, तब क्या करोगे? तब तो भाई इसके ठीक ऊपर एक अगर क्यूब लाकर रख देंगे तो बात बन जाएगी, है ना। तब आपसे अगर पूछे तो भाई 2 के थ्रू जा रहा है Q बाई एप्सिलॉन, तो 1 के थ्रू Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हर एक फेस के थ्रू आप निकाल लीजिएगा। क्लियर है बात? इस तरीके से दिमाग लगाना होगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, जो कि हमारा 3xi कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, ये पास कर रहा है थ्रू अ क्यूब, passes through a cube. Clear है? So what is electric flux? What is electric flux through right face लेफ्ट फेस एंड टॉप फेस? मैं डायग्राम आपके लिए बना दे रहा हूं, आप खुद से इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में डायग्राम इस तरीके से बनाया हुआ है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ये ओरिजिन, ठीक है बच्चों। और ये हमारा ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका इस तरीके से हमारा एक क्यूब है, ठीक है बच्चों। और ये जो पोजीशन है ये x इज इक्वल टू 1 है,
और ये जो पोजीशन है x इज इक्वल टू 3। क्लियर है बात? मीटर्स में है 1 मीटर 3 मीटर। आपको ये राइट फेस है, ये लेफ्ट फेस है और ये टॉप फेस है। ठीक है, इसके थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। आप जरा खुद से सोचिए और कैलकुलेट कीजिए वीडियो पॉज करके। कर लिया बच्चों? चलिए फिर हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। होप आपने कर लिया है। तो सॉल्यूशन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है वो हमारा है 3x i कैप प्लस 4j कैप, है ना? 3x i कैप प्लस 4j कैप। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट जो भी एरिया वेक्टर है, यही होता है बच्चों। तो पहले हम लोग देखते हैं जरा लेफ्ट फेस, राइट फेस के लिए, राइट फेस के लिए। अब जरा मैं जानना चाहता हूं कि राइट फेस के लिए जो ds है वो हमारा क्या होना चाहिए। देखिए क्यूब का, पहले आप देखिए क्यूब का जो लेंथ है वो क्या है, ये 1 है और ये 3 है, तो लेंथ हमारा कितना हो गया 2 मीटर लेंथ है ना। ठीक है, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। कोई भी साइड आप ले लीजिए, जैसे राइट साइड है तो इसका लेंथ 2 मीटर और ब्रेड्थ 2 मीटर, यानी कि ds जो है वो आपका हो जाएगा 4। और ये जो राइट साइड वाला जो सरफेस हम देख रहे हैं इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग, यानी कि इस केस के लिए राइट फेस के लिए जो ds है वो हमारा 4i कैप। गलत तो नहीं कह रहा मैं? ds 4i कैप क्यों है? क्यूब देखिए हर एक, जैसे क्यूब का हर एक साइड जो वो 2 मीटर का है, तो अगर किसी भी एक साइड का एरिया देखेंगे तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब 2 मीटर है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। आई कैप इसीलिए क्योंकि इस सरफेस का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो अब जरा फ्लक्स के थ्रू निकालते हैं हम लोग। फ्लक्स हमारा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रेट करना पड़ेगा है ना बच्चों, क्योंकि तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम लोग लिख देंगे 3x i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, डॉट ds की जगह हम क्या लिखेंगे 4i कैप। तो ये हमारा हो जाएगा 3x, ठीक है, i कैप डॉट 4i कैप, इसका इंटीग्रेशन प्लस फिर इंटीग्रेशन 4j कैप डॉट 4i कैप। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 हो गया 12 और x और i कैप डॉट i कैप, है ना बच्चों। और ये हमें इंटीग्रेट करना है, x का डिस्टेंस क्या है 3, यानी x की जगह हम लोग 3 पुट करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 4 16 j कैप डॉट i कैप। अब आप मुझे बताइए j कैप डॉट i कैप हमारा क्या होता है 0, क्योंकि j कैप y एक्सिस और i कैप x एक्सिस इनके बीच का एंगल 90, डॉट मतलब cos थीटा, cos 90 हमारा 0 होता है। तो ये पूरा टर्म तो हमारा हट जाएगा, ये पूरा टर्म हमारा कितना हो जाएगा 0। तो फ्लक्स जो हमारा है राइट फेस के थ्रू वो हमारा निकल कर आ रहा है 12 और x की जगह कितना पुट करेंगे, x की वैल्यू 3 है, तो 12 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 36, है ना 36, और i कैप डॉट i कैप हमारा 1 हो जाएगा, यानी फ्लक्स हमारा निकल कर आ रहा है 36 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर बच्चों? ये हमारा राइट फेस के थ्रू फ्लक्स निकल कर आ रहा है। वैसे ही लेफ्ट फेस के थ्रू भी हम लोग फ्लक्स निकाल लेते हैं। लेफ्ट फेस के थ्रू फ्लक्स, लेफ्ट फेस के थ्रू ds हमारा क्या होना चाहिए। अब साइड तो सबका 2 है तो 2 इंटू 2 4, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि डायरेक्शन क्या है इस ds का। लेफ्ट फेस का जो ds है वो देखिए नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है, यानी माइनस i कैप होगा। तो फिर से आप पुट करके पॉज करके सॉल्व कीजिए, अगर आपका अभी तक गलत हो रहा है तो पॉज करके सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 3x i कैप प्लस 4j कैप डॉट -4 i कैप, ये हमारा हो जाएगा 3x i कैप डॉट -4 i कैप का इंटीग्रल प्लस इंटीग्रल ऑफ 4j कैप डॉट -4 i कैप, है ना। तो ये जो हमारा फ्लक्स है ये कितना हो जाएगा
3 इंटू 4 हो गया 12, एक माइनस साइन भी है तो -12 इंटू एक्स आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है, प्लस 4 इंटू 4 16, एक नेगेटिव साइन है तो -16 जे कैप डॉट आई कैप। ये टर्म हमारा फिर से जे कैप डॉट आई कैप 0 हो जाएगा। यहां पर जो फ्लक्स हमारा है वो आ रहा -12 इंटू एक्स। अब जरा बताइए, जो लेफ्ट सरफेस है यहां पर x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो x की जगह हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -12, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, हट जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है बच्चों, ये दो फेसेस का तो हमारा निकल कर आ गया। अब जरा थर्ड फेस को भी देख लेते हैं। थर्ड फेस वाला भी आसान है। थर्ड फेस की अगर हम बात करें तो टॉप फेस के लिए जो हमारा डीएस है, आप नोट कीजिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं 4j कैप, गलत लिखा गया, 4 तो है 2 इंटू 2 और ये ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, तो ऊपर तो y एक्सिस है, j कैप। अब हम अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो ये हमारा हो जाएगा 3x आई कैप प्लस 4j कैप डॉट 4, ये सरफेस एरिया 4j कैप। ये हमारा हो जाएगा 3x इंटू 4j कैप, 3x आई कैप डॉट 4j कैप प्लस, आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इसे, ठीक है, प्लस इंटीग्रल ऑफ 4j कैप डॉट 4j कैप, है ना। ये देखिए, ये हो गया आपका 3 इंटू 4 12 इंटू एक्स आई कैप डॉट j कैप प्लस 4 4 16 j कैप डॉट j कैप। देखिए मैंने यहां पर इंटीग्रेशन हटा दिया क्योंकि कोई भी वेरिएबल हमारा नहीं बचा है। आई कैप डॉट j कैप हमारा 0 होता है, तो फ्लक्स हमारा कितना निकल कर आ गया 16, j कैप डॉट j कैप 1 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो बच्चों आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, इनका सेंटर सेम है, ऑलराइट। ये हमारा, इस स्फीयर को हम लोग S1 कह रहे हैं, इस स्फीयर को हम लोग S2 कह रहे हैं। जो छोटा वाला स्फीयर है, S1 वाला स्फीयर है, इसका रेडियस है स्मॉल r1 और बड़े वाले स्फीयर का जो रेडियस है वो है स्मॉल r2, ऑलराइट। अब सेंटर पे हमने प्लेस कर रखा है चार्ज कैपिटल Q, और यहां पर यानी छोटे वाले स्फीयर के बाहर लेकिन बड़े वाले स्फीयर के अंदर हमने चार्ज प्लेस कर रखा है 2 कैपिटल Q, ठीक है। अब जो पहला पार्ट है, एक एक पार्ट हम लोग करेंगे। पहला पार्ट जो है वो कह रहा है व्हाट इज रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 एंड S2। चलिए ये पहला पार्ट करिए, फिर दूसरा पार्ट मैं लिख दे रहा हूं। कह रहा है हाउ विल फ्लक्स थ्रू S1 change if a medium of dielectric constant K is introduced inside sphere S1, ठीक है। और आखिरी पार्ट जो है, तीनों बहुत सिंपल हैं, आपने खुद से बताने हैं। फिर कह रहा है हाउ विल फ्लक्स आई होप आप नोट कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को, थ्रू S1 चेंज
ठीक है, S1 चेंज इफ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is introduced inside sphere S2। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत आसान है, देखते हैं। पहले तो आप खुद से नोट कर, खुद से आप इस क्वेश्चन को करिए, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। खुद से करिए, वीडियो पॉज करके करिए बच्चों, वीडियो पॉज करके कर लिया बिल्कुल ईमानदारी से। गलत या सही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ट्राई करना है, ठीक है। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 एंड S2? तो स्फीयर S1 के थ्रू पहले हम लोग फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स थ्रू S1, उसे मैं φ1 कह रहा हूं। तो फ्लक्स क्या होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो अंदर वाला स्फीयर है उसके अंदर कितने चार्जेस हैं? सिर्फ ये Q चार्ज प्रेजेंट है, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बताइए फ्लक्स थ्रू S2, बड़े वाले स्फीयर के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है? बड़े वाले स्फीयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक तो ये 2Q चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, और इस छोटा वाला स्फीयर चूंकि बड़े वाले के अंदर है, इसलिए Q चार्ज भी तो इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर ही है ना, तो 2Q और Q दोनों मिलाकर 3Q चार्ज अंदर प्रेजेंट है। तो अब अगर हम रेशियो लें, ये रेशियो ही तो फाइंड करने को बोल रहा है ना, रेशियो φ1 बाई φ2, φ1 की जगह हमारा हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, φ2 की जगह हो जाएगा 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, Q कट जाएगा, तो φ1 बाई φ2, ऊपर हमारा बचा 1, नीचे हमारा बचा 3, यानी कि रेशियो कितना हो गया? 1:3, ठीक है। अब अगला जो है, आई होप आपका यही सेम आया है। अगला जो हमारा पार्ट है वो है हाउ विल फ्लक्स थ्रू S1 चेंज इफ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड। देखिए अगर हम मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंट्रोड्यूस करते हैं, इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। अगर हम K मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, तब जो फ्लक्स हमारा है वो हो जाएगा चार्ज जो है Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। वहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बदलकर K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, मतलब इट विल चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ, इट विल चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ क्या? K नहीं, 1 बाई K, ठीक है बच्चों। और तीसरा पार्ट जो हमारा है, हाउ विल फ्लक्स थ्रू S1 चेंज इफ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड स्फीयर S2। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग S2 के अंदर, ठीक है, जो S2 हमारा है इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग डालने की बात कर रहे हैं, यानी जो S1 स्फीयर है इसके अंदर नहीं, S1 के बाहर का जो पार्ट है उसके अंदर अगर डालने को बोल रहे हैं, तो इस केस में जो फ्लक्स है, द फ्लक्स थ्रू S1 will have no impact। भाई जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो तो हमारा दूसरे वाले बाहर वाले इसमें हुआ है ना, अंदर वाले इसमें थोड़ी हुआ है, इसलिए इट विल हैव नो इम्पैक्ट। क्लियर बच्चों? इट विल हैव नो इम्पैक्ट। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपने इसे नोट कर लिया है, नहीं किया तो पॉज कर लीजिए। देखिए आज के लेक्चर में हमारा इतना काफी है। आज हमने जो सीखा है गॉसेस लॉ, अब इस गॉसेस लॉ को हम लोग अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग उसको अप्लाई करेंगे, वहां पर आप गॉसेस लॉ की खूबसूरती को समझिएगा। तो बच्चों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, समझ आया, प्लीज इस लेक्चर को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी अपडेट, अगर हम कोई भी वीडियो डालते हैं आप तक वो अपडेट पहुंच जाए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देखें, इससे सीखें
और अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट में क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इन दो नंबर्स में से हमें किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ब्रांचेस मयूर विहार फेज 1 दिल्ली और आईपी एक्सटेंशन दिल्ली 2 जगह प्रेजेंट हैं। 9th 10th को हम मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं और 11th 12th को हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और ज्यादा कॉन्सेप्ट के साथ और ज्यादा डिटेल में बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप इस चीज को आप बाकी लोगों को भी हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने को रेकमेंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि आज का लेक्चर जो है बेहद इंपॉर्टेंट है अगले जो 2 लेक्चर्स हमारे आने वाले हैं उन 2 लेक्चर्स के लिए। तो तैयारी आपको कर लेनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आए और हम फटाफट इस चैप्टर को खत्म कर सकें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। बाय।